एक्स एक्सिस। इन दोनों का गणितीय योग होकर अगर हम देखें t इज इक्वल टू 0 पे तो कितना होगा, ये वेव चल रही है इस डायरेक्शन में और ब्लू वाली चल रही है इस डायरेक्शन में। t इज इक्वल टू t/4 पर हमने देखा था कि चल वेव तो बन रही थी लेकिन केवल एक सीधी लाइन दिखेगी। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ बनाना चाहता था, इससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कैसे दिख रहा है। क्या आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कल वाला चित्र बनाया है, लेकिन इससे कि अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम बताएंगे इसके संबंध में वो आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि नहीं बार बार डायग्राम आपको अपनी किताब पीछे मुड़ के देखेंगे और सब कन्फ्यूज़न होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक बात देखी थी कि जो तरंग की शेप हमको यहाँ दिख रही है वो t/4 समय होने पर एक सीधी रेखा के बराबर दिख रही है। उसके बाद फिर ये उल्टे डायरेक्शन में चलने लग गई क्योंकि गणितीय योग है इसका, और इसी प्रकार ये फिर सीधे लाइन में दिखेगी और उसके बाद पुनः ये एक वक्र के रूप में दिखेगी। तो ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और एक हम लोगों ने कल ये भी चीज़ याद रखी थी जो कि बहुत ज़रूरी है इस एनालिसिस के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। 0 में, π/2 में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को अब यूज़ करनी है, अब हम जो एनालिसिस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये चित्र आपके सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा कि अब हम आगे इसके क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये पता था कि y1 की इक्वेशन a साइन वही पुराना फाई इज 0, ठीक है। और हमने अगर इस वाली किरण को ये मान लें कि ये वापस परावर्तित होकर इस दिशा में आ रही है, तो इस पॉइंट पे जहाँ से ये परावर्तन होना शुरू हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, यानी कला अंतर। तो अगर कला अंतर पाई होगा तो हमारी जो y2 की इक्वेशन क्या बनेगी अगर परावर्तन होती है, तो a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ठीक है, क्योंकि x प्लस ओमेगा टी कैसे होगा। अब बाद में पहले परावर्तन तो होने दो पूरा। ये तो परावर्तन पर कला अंतर इतना होगा, यदि तरंग नेगेटिव x दिशा में चलेगी तो क्या होगा, y2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्यों होगा, माइनस a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं माइनस a साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। बिल्कुल ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है,
तो इसका मतलब हुआ ये हो गया a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अर्थात हमारी ये वाली जो तरंग की शेप है इसकी इक्वेशन तो हुई y1 इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये जो दूसरी किरण इस दिशा में आ रही है जो कि परावर्तित किरण के रूप में वापस आ रही है, तो जब पहले परावर्तन पे बिंदु पर देखा तो उसके अंदर फेज फाई का डिफरेंस होगा, और उसके बाद चूंकि तरंग अब माइनस एक्स डायरेक्शन में चलने लग गई है तो वहां पर x को माइनस कर दिया, इस प्रकार y हमारा a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास दोनों आ गई यहाँ पर। अब हमको क्या देखना है कि इनका गणितीय योग क्या होगा। इनका गणितीय यहाँ तो आपने निकाल दिया चित्र बनाकर, लेकिन इसको गणित में देखना पड़ेगा क्या हमने जो भी कुछ किया वो सही किया था। अब गणितीय योग निकालें, अगर हम वाई आर लिखें तो y1 प्लस y2, सब जगह वही किया हमने, y1 प्लस y2 के अंदर किया है, तो इसका क्या हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसको हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a अगर बाहर आ जाए तो साइन a प्लस साइन b, तो क्या होता है 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी के एक्स प्लस के एक्स। तो क्या होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन किसी भी बच्चे के मन में हो तो बता देना भाई पहले अभी इस समय। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ के एक्स, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 तो हम लोगों ने यहां क्या किया, a ये है पूरी संख्या और ये b है, a प्लस बी बाई टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा 2 के एक्स अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन के एक्स। अब कॉस का क्या होगा, कॉस a माइनस बी बाई 2, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो क्या होगा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसमें कहीं किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बताऊंगा। हाँ ऊपर ही बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो बच्चों यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने लिखा था कि 2 साइन के एक्स, ये तो समझ में आ गया। हाँ लिखूंगा ऊपर ही, देखिए ये समझ में आया या नहीं आया 2 साइन के एक्स, नहीं आया। चलो अब अपन ने हमने यहां लिखा था हमने यहां सीखा था कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 अब बेटा यहां पर a इज इक्वल टू के एक्स माइनस, ये मानो a क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी है और b है ठीक है। अब देखो इन दोनों क्या होगा, साइन a प्लस साइन b, इसका मतलब क्या होगा 2 साइन a प्लस b, ये a है ये b है, तो इनको जोड़े तो क्या होगा 2x और माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ओमेगा टी प्लस ये जुड़ के जो 0 हो जाएगा अपॉन 2। कॉस में क्या होगा a माइनस बी, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस 2 ओमेगा टी आ जाएगा।
तो हम कॉस क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो क्या हुआ, साइन के एक्स, ये कॉस माइनस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस ओमेगा टी क्या होता है, वही याद रखो दोबारा, कॉस माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा इधर है, इसमें कॉस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। अब इससे जो इसका सारांश आएगा ऊपर से लिखूंगा, लेकिन इसको तो यहाँ लिखना जरूरी था ना, तो फिर लिंक ही नहीं बैठेगा आपको कभी भी। ठीक है, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। हमने ये देखा कि ये वाली चीज टाइम के हिसाब से क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें कुछ, इसमें टाइम के हिसाब से कुछ परिवर्तन होगा इस जगह, क्योंकि किसी भी टाइम के लिए इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं। अगर हम इसको डी ए बाई डी टी करेंगे तो टी से तो कोई है ही नहीं, इसका कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। इसलिए हम इसको मान लें कि ए है, कैपिटल ए, क्योंकि कांस्टेंट है सारा, ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, किसी भी एक टाइम के लिए सब चीज कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको कैपिटल ए मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी। अब ये हमारी परिचित इक्वेशन आ गई। इस ऐसी इक्वेशन को अपन पहचानते हैं कि ए कॉस ओमेगा टी, जब दोलन कर रहा था पार्टिकल तो उस समय हम इसको यूज करते थे। अब इसको आगे देखना है हमें कि अगर इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस राशि को क्या कहते हैं, क्या होता है इस वाली इक्वेशन में ए क्या होता है। अगर हमारा ये वाई आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है तो ए क्या होता है, आयाम। तो इसका मतलब हमारा इस इक्वेशन में ये क्या हुआ, आयाम। तो अब हम ये देखेंगे कि आयाम के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं अगर हम इसका वेरिएशन निकालें तो। यानी कि अगर हमने लिखा यहां पर आयाम है 2a साइन के एक्स, ठीक। अब हम ये देख के बताइए कि इस आयाम अधिकतम कब होगा, आयाम अधिकतम कब होगा, आयाम अधिकतम होगा जबकि के साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव भी है यहाँ पर, और इसीलिए ये टेबल बनाई थी, क्योंकि एक और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसलिए इस टेबल को इन दोनों चीजों को साथ साथ दिखाना पड़ा यहाँ पर। तो साइन के एक्स ये अधिकतम कब होगा, जबकि साइन के एक्स +1 के बराबर, लेकिन ये +1 करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो साइन के एक्स इजिकल टू +1 कब होगा, जबकि के एक्स क्या बराबर होगा, किसके बराबर, हाँ +1 ले रहे हैं तो क्या होगा उस वाले में देखो π/2, और दूसरे किसके बाद होगा π/2 के बाद 3π/2। नेगेटिव है बट आयाम तो रहेगा ही, और इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अधिकतम वैल्यू के एक्स की कब है, या तो π/2 है एंगल, या 3π/2 है, या उसके बाद फिर 2π जोड़ दो, फिर 2π जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो अपन केवल 2 ही तक जा रहे हैं, ये π/2, ये 3π/2। इसको हम लिख सकते हैं कि ये π/2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस, और तीसरी क्या टर्म होगी, इसी को देख के बता सकता है कोई बच्चा क्या होगी तीसरी टर्म, क्योंकि
क्योंकि प्रत्येक पाई के बाद पाई 2 और 3 पाई/2 में कितना डिफरेंस है, पाई का। तो प्रत्येक पाई के बाद +1 -1 +1 -1 होता चला जाएगा। ये 3-4 बार पूछ लेना अगर नहीं समझ में आए तो। ये 2 पाई प्लस पाई/2 और इस प्रकार सब चलता चला जाएगा आगे। बहुत इसको ध्यान से एकदम धीरे धीरे, मैं इसको बहुत धीरे करूंगा जिससे कि आपके मन में बैठ जाए पक्का क्या कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/2 को अगर हम ये लिखें, इस वाली इक्वेशन में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई देखो सब जगह कॉमन आ रहा है, पाई/2 तो कॉमन है, प्लस n पाई लिखें, जबकि n = 0 1 2 वगैरह हो। ये बात समझ में आई या नहीं। अगर n = 0 लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर पाई/2, ये अपनी पाई/2 है राशि। n = 1 लिखोगे तो क्या होगा, पाई/2 प्लस पाई 3 पाई/2 होगा। n बाई अगर 2 लिखोगे तो क्या होगा, 5 पाई/2 पाई प्लस पाई/2 इस 5 पाई/2। ठीक है ना, ये 5 पाई/2 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। इसमें तो बहुत सरल है ये। अब इसको अगला स्टेप देखो क्या होगा। हमको ये पता है कि k क्या होता है, 2 पाई/, इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/λ इंटू x = पाई/2 2n पाई। तो क्या लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस 2n पाई/2। ये बता देना किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होता है इसमें। सिंपल है, इसको जोड़ा ही तो है, इसका लघुत्तम लेके जोड़ा है। इसको हमने ये लिया पाई/2 प्लस n पाई, इसका लघुत्तम लिया 2 है, तो ये पाई प्लस 2n पाई/2, पाई प्लस 2n पाई/2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम नीचे और लिखना चाहें तो क्या होगा, x = क्या होगा, बताएगा बच्चा कोई जल्दी से, क्या होगा x की वैल्यू, मैं ये सारी स्टेप्स कर देता हूँ नहीं तो कुछ बच्चे नहीं समझेंगे। अगर हम इसको कॉमन लें, पाई कॉमन दिख रहा है, कुछ पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को काट सकते हैं या नहीं, ये पाई काटेंगे यहाँ क्या बचेगा, 1। तो क्या हो गया, 2x/λ, चाहे एक स्टेप ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, 1 + 2n/2। अगर इसको हम इस 2 को यहाँ से वहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, 4। तो x = क्या हो गया, λ/4 2n + 1। ठीक है, किसी भी बच्चे को इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपन ने डेरिवेशन किया है। ये डेरिवेशन आप बहुत सरलता से किया है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका क्यों महत्व है, अब आप देखिए कि अगर n = 0 रखें, अब अगर आप n = 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, λ/4, यानी कि λ/4 पर आयाम अधिकतम होना चाहिए। अपन ने कहा ना आयाम अधिकतम कब होगा, जबकि साइन kx = +-1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयाम कब अधिक हुआ, जबकि x = λ/4 2n + 1। कितना सरल है। तो हम ये कह रहे हैं कि अधिकतम आयाम के बिंदु हैं ये, अधिकतम
अब हम कोई सा भी रख के देखें, अपन ने क्या कहा, n इजिकल टू 0 रखा तो क्या हुआ, लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 क्या है, ये है लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4, तो इस बिंदु पर अधिकतम होना चाहिए आयाम x इजिकल टू, ठीक है, लैम्डा बाई 4 है ना मैक्सिमम यहाँ पर। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम है, इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम है, यानी कि अधिकतम वैल्यू जो है वो केवल लैम्डा बाई 4 पे। और उसके प्रकार हम आगे आगे चलते जाएं, n इजिकल टू 2 रखें, 5 लैम्डा बाई 4, तो ये दूरी क्या होगी, यहाँ पे लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 जुड़ेगा, 5 लैम्डा बाई 4, तो यहाँ फिर ये अधिकतम आ गया। तो हमने ये कहा कि आयाम, इस जो रिजल्टेंट वेव है उसका आयाम अधिकतम कब होगा, जबकि x इजिकल टू लैम्डा बाई 4 2n प्लस 1 हो। देखो अब पूरे इसमें चित्र को दोबारा देखो, अगर n इजिकल टू, हमेशा n इजिकल टू 0 से रख के रहना शुरू करना चाहिए। अगर n इजिकल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 4, तो x इजिकल टू लैम्डा बाई 4, ये है x इजिकल टू लैम्डा बाई 4। दोबारा मैक्सिमम कब आएगा, x इजिकल टू 5 बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, तो हमने यहाँ देखा 5 लैम्डा बाई 4 कहाँ है, हाँ 3 भी आया, दोनों 3 तो आ ही रहा है, तो ये आ गया 5 लैम्डा बाई 4, इस पे भी अधिकतम आया। और 1 रखा तो क्या हुआ, 3 लैम्डा बाई 4, तो ये 3 लैम्डा बाई 4 पे मैक्सिमम आ गया। तो हमारे x की इन वैल्यूज पर ही ये अधिकतम आएगा, यानी कि x इजिकल टू लैम्डा बाई 4 पर अधिकतम आया, x इजिकल टू 3 लैम्डा बाई 4 पर अधिकतम आया, और x इजिकल टू 5 लैम्डा बाई 4 पर अधिकतम आया। ये इसलिए ये चित्र बना था इस तरीके से, अब समझे आप। अब अगर हम ये कहें कि आयाम इसका न्यूनतम कब होगा, यानी कि 0 कब होगा, अब हम कह रहे हैं कि आयाम कब होगा, जबकि साइन की एक्स की वैल्यू 0 हो। साइन की एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, कब कब होती है, इसलिए के एक्स क्या क्या होगा, 0, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, n पाई। बिल्कुल वही सिद्धांत लगाएंगे जो पहले अभी किया है। k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, के एक्स यानी कि 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू n पाई। पाई से अगर पाई काट देते हैं तो x क्या बचेगा, n लैम्डा बाई 2, जबकि n यहाँ पे क्या था, n इज इक्वल टू 0 1। अब न्यूनतम बिंदु कहाँ होंगे, n इज इक्वल टू 0 रखो तो x कितना होगा, 0, यानी कि पहला न्यूनतम बिंदु कब हुआ रिजल्टेंट में, यानी कि यहां पर हुआ, ठीक है। अब दूसरा न्यूनतम बिंदु कहां होगा, 2 रख, n इजिकल टू 1 रखो, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 पे है न्यूनतम, देखिए अब हमने 2 रखा n इजिकल टू, तो लैम्डा पे आ गया, तो x इजिकल टू लैम्डा, तो x इजिकल टू लैम्डा कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी न्यूनतम आया। इसका मतलब हम जो एनालिसिस कर रहे थे वो सही कर रहे थे, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया और ये डायग्राम से दोनों के मूवमेंट जो थे वेव्स के उससे भी किया। ये क्योंकि मैथमेटिकली यही न्यूमेरिकल्स में सब सारा काम आने वाला है, ये समझने के लिए था और ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अब जो कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपनी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी,
ये वाला किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी, कोई भी बच्चा बेटा, मिटा दूं इसको, है बेटा? हमने इक्वेशन लिखी थी यहां पर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब हम ये देखते हैं कि इसका विस्थापन, यानी कि अब तरंग का विस्थापन, उस समय तो हमने क्या देखा था, आयाम। आयाम किसका देख रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल का, यानी कि जो कण दोलन कर रहा है, ये हमेशा याद रखना, कण जो दोलन कर रहा है उसका तो हमने निकाला आयाम। अब हम निकाल रहे हैं विस्थापन तरंग का। ये विस्थापन की इक्वेशन है, ठीक है, ये विस्थापन की इक्वेशन निकली। अब हम ये कह रहे हैं कि ये देखना चाहते हैं कि किस किस वैल्यू पर, टाइम के किस वैल्यू पर, टाइम की किस वैल्यू पर x कुछ भी हो, x का मान कुछ भी हो, अब हम ये देखना चाहते हैं कि t के वेरिएशन से क्या होगा, यानी कि विस्थापन जो है वो समय के अनुसार कब परिवर्तित होगा, कैसे परिवर्तित होगा, समय के अनुसार। उस समय तो हमने देखा था x के अनुसार, x इज इक्वल लैम्डा बाई 4 पे निकाला, x इज इक्वल लैम्डा बाई 2 पे थी, लैम्डा यानी कि x दूरी पे निकाला। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इसका t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे कितना हो रहा है, t इज इक्वल टू टी बाई 2 पे कितना हो रहा है, और इस तरह t इज इक्वल टू टी पर कितना हो रहा है। अभी तो हमने पार्टिकल का दोलन करते हुए निकाला था, अब हम देखना चाहते हैं कि तरंग के अंदर डिफरेंट समय बीतने पर क्या स्थिति होगी, समय बीतने पर, ठीक है। तो समय बीतने का इससे पता चलेगा। कोई बच्चा बता सकता है मैं क्या करने जा रहा हूं अब? या अब हम देखना चाहते हैं कि y अधिकतम कब होगा, y अधिकतम होगा किस चीज, कौन सी स्थिति, एक और स्थिति है x की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि x तो अपने a में है कांस्टेंट, x कुछ भी हो, x पाई हो, पाई बाई 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं हमें, x की किसी भी वैल्यू पर, x की इसका मतलब है चूंकि a हमारा कांस्टेंट है। ये बात समझ में आई नहीं आई मैंने क्या लिखा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि x चाहे तो लैम्डा बाई 4 हो, चाहे 5 लैम्डा बाई 4 हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बिना हम कंसीडर करें, हम ये देखना चाहते हैं कि किस समय पर क्या क्या हो रहा है तरंग की शेप में, समय के अनुसार तरंग की शेप में क्या होने जा रहा है। अपने पास a cos ओमेगा टी है, तो ये अधिकतम कब होगा, y अधिकतम कब होगा, जबकि cos ओमेगा टी अधिकतम प्लस माइनस 1 हो, ठीक है। इसका मतलब इसलिए ओमेगा टी क्या क्या हो सकता है, अब देखो जरा उसके अंदर, 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन पाई। अब सॉल्यूशन का वही सिद्धांत, ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, परंतु ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कट गया, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन टी अपॉन 2, यानी कि टी की इन वैल्यूज पर प्रतिस्थापन या विस्थापन अधिकतम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां लिख लो, अर्थात
टी की पर विस्थापन ठीक है, इस पर विस्थापन अधिकतम होगा। अब इसको हम करके देखें जरा। अब n इजिकल टू 1 लिखें, तो t इजिकल टू हमने लिखा एन टी बाई 2। अब n इजिकल टू 0 लिखें तो t इजिकल टू क्या आएगा 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन किस समय पर अधिकतम होगा, t इजिकल टू 0 पे हुआ एक, ये विस्थापन अधिकतम इसी पे हुआ। और दूसरा अगर हम n इजिकल टू 1 रखें तो t इजिकल टू टी बाई 2 आया, ना कि t बाई 4। टी बाई पे तो न्यूनतम हो गया था, लेकिन अब यहां निकल के आया अपना t इजिकल टू टी बाई 2 पर। अगर हम फिर लें, अब n इजिकल टू 2 ले लें तो फिर इस पर अधिकतम आ गया, ठीक है। अब t बाई 4 पर और 3t बाई 4 पर न्यूनतम है, इसका मतलब हम लोग को यह भी निकालना पड़ेगा अब कि न्यूनतम कब आएगा। ये भी करके देख लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमने ये कहा कि वाई आर इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, यही था ना अपनी इक्वेशन। अब हम अपने को निकालना है कि कॉस ओमेगा टी ये कब न्यूनतम होगा, ये वाई आर कब होगा, वाई आर न्यून होगा जबकि कॉस ओमेगा टी 0 हो, जब तो न्यूनतम होगा। कॉस ओमेगा टी 0 हो जब तो न्यूनतम वैल्यू आएगी। तो और कॉस ओमेगा टी 0 है, इसका मतलब अर्थात ओमेगा टी कितना हो सकता है, देखो 0 कहां का आई, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, और ऐसे आगे लिखते चले जाएं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, यहां पे पाई प्लस पाई बाई 2, यहां पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 2 कॉमन है, पाई बाई 2 प्लस एन पाई, इसमें कोई कंफ्यूजन दोबारा नहीं है तो बिल्कुल पूछ लेना, बिल्कुल सरल है। मैं 4 बार चौथी बार रिपीट हो रही है वही प्रोसेस, इसलिए बार बार उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये पक्का बन जाए कि आप न्यून और अधिक कैसे निकालते हैं वैल्यू। यहां हम निकालना चाह रहे हैं कि अभी न्यूनतम जब होगा जबकि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। क्या न्यूनतम होगा इसमें, विस्थापन न्यून हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये इक्वेशन विस्थापन की है, जब उसको देख रहे थे तो हम आयाम को देख रहे थे, अब हम विस्थापन को देख रहे हैं। विस्थापन किसका देखते हैं, तरंग का। अब हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू इसलिए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 क्या हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई
बाई 2। यही तो है बेटा, सेम ही तो है ये दोनों। ये तो लघुत्तम लेके एकदम आना चाहिए ना इसको करना। कैसे किया, लो देख ले दोबारा देखो। ये पाई बाई 2 प्लस एन पाई, इसका लघुत्तम लिया है 2 लिया तो ये हुआ पाई, ये हुआ 2n पाई। यही तो लिखा है अपन ने, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, अलग अलग पूरी स्टेप ले लेते हैं इससे कि कंफ्यूजन आपका आखिरी बार वाले में भी कुछ भी नहीं रहे। अगर हम इसको पाई को बाहर निकाल लें तो लिख सकते हैं 2 पाई टी बाई टी इज इक्वल टू पाई 2n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब पाई से पाई कट गया और टी को इधर ले गए और 2 को इधर ले गए, तो टी क्या हो गया, 2n प्लस 1 टी बाई 4। इसका क्या मतलब हुआ, अतः x की किसी भी वैल्यू पर t उक्त स्थिति में न्यून होगा। ठीक है, वाई आर न्यून होगा। इसका मतलब अब देखो n इज इक्वल टू 0 रखो, अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t कितना आएगा, t अपॉन 4। n इज इक्वल टू अगर 1 रखें तो ठीक है। तो अब यहां देखो जरा, t इज इक्वल टू टी बाई 4 न्यूनतम, x की कोई सी वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू चाहे लैम्डा बाई 2 लो, चाहे लैम्डा बाई 4 लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपका थ्रू आउट ये न्यून आ गया। दूसरा किस वैल्यू पे न्यून आया, ये देखो 3t बाई 4, यहाँ पे किसी भी x की किसी भी वैल्यू पर न्यूनतम है। समझ में आई ये बात? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि ये इसका भी अंतिम है इस वाले का लेसन, उसके बाद फास्ट लिखूंगा मैं चीज़ों को, तो अभी तक तो इससे आपको तरीका समझ में आ जाए। अगर किसी को भी नहीं आया तो पूछ लो, इतना ज़्यादा सरल है ये, किताब में कठिन बना रखा है इसको, कठिन नहीं है ये। नहीं, किताब में मिला नहीं, उस किताब में क्यों इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस किताब में उसको हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चों को आती हैं पहले से, वो आखिर में निकाल के दिखा देते हैं और एग्जाम में आप उसको रट के जाते हो, और रट के जाने पे हमेशा गलती होगी। यहाँ तो आपने सिंपल है, आपने पता है कि किसकी वैल्यू न्यूनतम कब होगी, जबकि कॉस या साइन की वैल्यू न्यूनतम होगी। तो पहले हमने ए निकाला, ए क्या था, आयाम। आयाम का मतलब था कि जो पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है ये, ठीक है। और अब हमने निकाला वाई यानी कि विस्थापन। विस्थापन हमने निकाला कि जो तरंग की जो रिजल्टेंट तरंग जो बन रही है, जो रिजल्टेंट तरंग जो आ रही है, उसका विस्थापन कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूनतम पॉइंट होते हैं, न्यूनतम विस्थापन बिंदु, न्यूनतम विस्थापन बिंदु को कहते हैं निस्पंद। याद है, यानी यहां पे कौन से निस्पंद हुए, ये निस्पंद है, ये निस्पंद है, इस पे सारे बिंदु निस्पंद है, ये निस्पंद है, ये भी निस्पंद है। जहां पर न्यूनतम आयाम होगा या न्यूनतम विस्थापन होगा, हम वेव की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम विस्थापन जहां होगा, जहां पर न्यूनतम विस्थापन होगा वो बिंदु कहलाएगा निस्पंद, और अधिकतम विस्थापन बिंदु क्या कहलाते हैं,
यानी ये बिंदु क्या है, प्रस्पंद, ये प्रस्पंद, ये प्रस्पंद। ये बात समझ में आ गई। अब हम ये देखना चाहते हैं, अभी किसी बच्चे ने पीछे पूछा था इसके बीच में हो तो क्या होगा, सुन रहा था किसी की आवाज़, बीच में होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस बच्चे ने जो पूछी है कि हम लोग एक लाइन ले लेते हैं जो बीच में है, इससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी बिंदु ले लिया, कोई सा आर्बिट्रेरी मीन्स कोई सा भी बिंदु ले लिया, कहीं भी ले लिया अपन ने, इसको यहाँ ले लिया, चलो यहाँ एनालिसिस करके देखें हो क्या रहा है इसका, क्योंकि आपने कहा 0 पाई 2 पाई पे तो निकालना बहुत सरल है। अब इस पर क्या होगा, अब अगर हम इस बिंदु को देखें तो ये बिंदु पहले तो यहां पर रहा रिजल्टेंट वेव में, फिर यहां पर आ गया, यानी कि ये ऊपर गया, यहां पर आ गया, इसके बाद ये बिंदु वापस नीचे आ रहा है, फिर शून्य पे चला गया, फिर और नीचे गया। तो यानी क्या कर रहा है ये, देखो आप, ये यहां आया, फिर दोलन, तो इसका लेकिन दोलन इतना ही है, अधिकतम दोलन इसका क्या है, अब अधिकतम दोलन इसका इतना सा रह गया। ये पॉइंट तो यहां पर, क्योंकि हर बिंदु अपने स्थान पे ही विस्थापन कर रहा है यहां पर, तो हमने इस बिंदु को लिया तो इसका अधिकतम आयाम यही आया। अगर इस बिंदु को देखेंगे तो अधिकतम आयाम ये होगा, पूरे के लिए हम तरंग के लिए गए थे तो अधिकतम आयाम ये था इस बिंदु पर। इसी प्रकार अगर हम यहां देखें, छोटे सी जगह ले लेते हैं ये, तो अधिकतम आयाम इससे कैलकुलेट होगा। समझ में आ रही बात। नहीं, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये समझ जाना चाहिए कि अगर ये बिंदु अधिकतम का है, इसके पास वाला जो बिंदु है दूसरा, वो भी इस बिंदु पर अधिकतम तो है, लेकिन वो अपने यहां जहां दोलन कर रहा है, इस बिंदु पर दोलन कर रहा है ये वाला पॉइंट। और चूंकि अपन ने कहा ये स्थिर तरंगे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक ही जगह है, यानी कि सब पॉइंट, ये देखो ये ऊपर पॉइंट ये बस यहीं पर कर रहा है, ये यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है, ये यहाँ पे नीचे कर रहा है। जबकि हम तरंग, वो चलने वाली तरंग में क्या देखते थे, ये पॉइंट आगे जाता था, ये तरंग चलती हुई दिखती थी। यहाँ तरंग हमें स्थिर दिख रही है, अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस अपने स्थान पर ही। ये देखो ये पॉइंट ऊपर था, फिर 0 पाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर 0 पाया, फिर ऊपर आया, यानी कि अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि उसके अंदर आगे बढ़ते हुए थे, जब हमने देखा था जो चलती हुई तरंग थी, तो उसके अंदर हमको दिखता था, ऐसे दिखता था। ये पहला डायग्राम तो होता था, फिर जब दूसरा डायग्राम होता था वो क्या होता था, यानी कि ये बिंदु जो है आगे चलता हुआ दिखता है कि तरंग बह रही हो। करते थे ना हम ये वाला कैसे करते हैं कि चल रहा है लेकिन वहीं रहता है, अपनी जगह तो वहीं रही, लेकिन तरंग आगे चलती हुई दिखती थी। इसके अंदर अपने ही स्थान पर पार्टिकल दोलन जो कर रहे हैं, उसका अधिकतम दोलन इतना ही हो रहा है, अधिकतम आयाम इसका इतना ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कहा था, इसका क्या अर्थ हो निकाल सकते हो आप। इस बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इसका ये बहुत अच्छी चीज से निकल के आएगी। हमने कहा कि ये जो दोलन कर रहा है टोटल, उसका दोलन तो इतना ही हो रहा है, यानी कि आयाम इस बिंदु पर अधिकतम आयाम कितना होगा, ये प्लस ये इतना इतना इधर, ठीक है ना। क्यों, अगर हम देखें इसको तो ये वाला बिंदु जो है ये पहले कहाँ था, इस जगह था, इस अगर हम सर्कल बनाए तो यहाँ पर, फिर ऊपर गया, यहाँ पर आया, यहाँ आया, इस प्रकार ये तो चल रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अब ये वाला बिंदु का इसका क्या हो रहा है, ये यहाँ पर है, इसका सर्कल बड़ा है, क्योंकि इसका आयाम अधिक है, इसका आयाम अधिक निकलेगा क्योंकि ये अधिक आयाम है, और इसका आयाम अधिक, इसके लिए छोटा वाला सर्कल बनेगा और इसके लिए बड़ा वाला सर्कल बनेगा। एनालिसिस जिससे आपके मन में क्लियर रहे कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप ये बताओ खुद सोचकर
हमने यहाँ पे कहा है कि दोलन काल सबका समान है, यानी टी तो अपने समान लिया, टी तो वेरी कर नहीं रहा, या हमने कहा ओमेगा समान था, ओमेगा समान था। तो अगर इस एक ही दोलन काल में अगर इसको पूरा करना है और इसको पूरा करना है, तो अगर दोनों के लिए ओमेगा सेम होगा, यानी कि इसको भी भाग के उतने समय में यहां आना है और इसको भी भाग के इतने समय में यहां आना है, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको धीरे गति से भागना पड़ेगा और इसको तेज गति से। अगर ये इसके बराबर आना चाहता है तो इसको गति अपनी ज्यादा रखनी पड़ेगी और इसको गति अपनी कम रखनी पड़ेगी, जब जाके दोनों बराबर समय पे पहुंचेंगे। ये इसलिए गोल चित्र बनाने का फायदा होता है कि यहां से आपको एकदम पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है इसको पहुंचेगा, अगर ये दोनों समान समय में समान ओमेगा में पहुंचना चाहते हैं तो ये जब भी संभव है जबकि ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट ज्यादा अधिक गति से दोलन कर रहा हो और ये वाला पॉइंट कम गति से दोलन कर रहा हो। अब ये गति होती क्या, गति कैसे निकालते हैं, अपन ने अभी निकाला स्थिर गति की, स्थिर क्या कहते हैं इसको, स्थिर तरंग। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है बताओ, भूल गए इतनी जल्दी। एक तो होता है प्रचलन करने वाली समीकरण, प्रगामी इसको कहते हैं, प्रगामी। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा, y क्या लिखा था, y r इज इक्वल टू ए गति क्या होती है, गति अगर निकालें तो डी वाई आर बाई डी टी। सब भूल गए, सबसे पहले तो ये सीखा था अपन दोलन के अंदर पढ़ रहे थे। गति निकलती है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बताइए किसी बच्चे को इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो। सुनो सुनो, कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ लो। जब वो x था बेटा तो अपन केवल उसकी बात कर रहे थे कि इसके ऊपर किसी सर्किल पर कोई बिंदु अगर चल रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो सरल आवर्त गति करता है। फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा। अपन उस समय केवल बिंदु के दोलन यानी कि जो कण है उसके दोलन की बात कर रहे थे। यहां हम बात कर रहे हैं अब जो रिजल्टेंट वेव दिख रही है, एक इधर से आ रही थी तरंग, एक इधर जा रही है तरंग, इन दोनों तरंगों से जो मिलकर तरंग बनी है, जो रिजल्टेंट तरंग बनी है, अब उसकी बात कर रहे हैं, उसकी गति कितनी होगी। जबकि एक तरंग इधर से आ रही है, एक तरंग इधर से आ रही है, और जो मिलकर जो तरंग बन रही है उसकी गति क्या होगी, इस चीज को निकालना चाह रहे हैं हम। अगर हम कहते हैं इसकी गति ये आई है तो ये अधिकतम कब होगी। अब तो समझ में आ गया होगा, बस यही करना होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। जबकि साइन ओमेगा टी 1 हो, है ना, जबकि प्लस माइनस से तो डायरेक्शन पता चलता है इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो तो हम लिख सकते हैं कि जो अधिकतम गति होगी वो क्या होगी, ए ओमेगा। हाँ, माइनस प्लस तो एक दिशा दिखाता है केवल। हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ हाँ, दोलन हाँ करता है।
लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो। पहले इसको बता देता हूँ, इसको फिर इसको इस बिंदु को बताऊंगा, बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ कि वी एम इज इक्वल टू, यानी कि अधिकतम गति कितनी आई, ए ओमेगा, यानी कि जहां पर जितना ए होगा उसको देखते चले जाओ तो वहां अधिकतम गति इतनी निकलती चली जाएगी। अपना सिंपल सा फार्मूला आ गया कि वी एम मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आयाम। तो क्या कह सकते हैं इसको, ओमेगा इंटू आयाम। अब यहां पर आयाम ज्यादा है तो यहां गति कितनी होगी, ज्यादा होगी। यहां आयाम कम इसको करना पड़ रहा है तो गति कम होगी। इसलिए दोनों चीज से संबंधित हो गए, एक दो जुड़ गए एक दूसरे से अपने आप। ओमेगा इंटू आयाम। अब अपना, अब पूरी इक्वेशन को आप कहीं भी देख सकते हो भाई, यहाँ पर आयाम इतना था, यहाँ आयाम इतना था, और यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या होगा गति, इस पॉइंट पे बिल्कुल पास में, यस बहुत कम, क्योंकि आयाम कितना कम रह गया। फिर आयाम जब बड़ा होता चला जाएगा तो उसको गति ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये देखा कि पाई बाई 4 पर अधिकतम था ये, फिर ये पाई बाई 2 पर कम आया। ओके, ये बात समझ में आ गई गति का। अब जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एनर्जी का क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको एक मिनट आप सोचो कि एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती थी और यहाँ क्या एनर्जी का हो रहा है। अब इसको, इस चीज को समझने के लिए अपन इस वाले हिस्से को देखते हैं। ठीक है, हमने इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले बिंदु यहां जा रहा था, ये अपनी एनर्जी यहां ट्रांसफर कर रहा था, इसको यहां ट्रांसफर किया, इसको यहां ट्रांसफर किया, इसको यहां ट्रांसफर किया, फिर इधर, जब यहां से हो गया तो इसका मतलब अब इस दिशा में जाने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक सेगमेंट है, यानी कि जिसमें एक तरंग बन रही है, उसमें तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि वो अपने ही स्थान पर दोलन कर रहे हैं, इसलिए यहां से एनर्जी इस वाले सेक्शन में नहीं होगी ट्रांसफर। यानी कि जहां एक तरंग दैर्ध्य है, एक तरंग दैर्ध्य के बाद दूसरे तरंग दैर्ध्य में, चूंकि ये चलने वाली तरंग नहीं है, अगर चलने वाले होते तो बिंदु एक दूसरे को एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर पाते। यहां पर केवल एक तरंग दैर्ध्य बनेगा एक एनर्जी के सेट से, केवल एक तरंग दैर्ध्य, इतना एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं ये। दूसरा पॉइंट, जब अपन इस पार पॉइंट पर आए तो ये ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये केवल अपनी, जब तक ये पूरी तरंग बनेगी यहां तक तो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जा रहे हैं उतना ही एनर्जी नीचे जाएगी। इस वाले चित्र को देखिए क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा नया लाना भाई, इतना इसका बहुत ही वो हो गया है ये। यहां हम देख रहे थे इस चीज को, अगर इसके अंदर हम देखने की कोशिश करें तो यहां क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल अंदर वाले सर्कल में चल रहा है वो बाहर तक तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि ये बिंदु इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको ट्रांसफर करता चला जाए आपस में। लेकिन जैसे यहां पहुंचे जहां पर कि शून्य विस्थापन हो गया, अब शून्य विस्थापन हो गया तो इसका मतलब कोई एनर्जी अब ट्रांसफर नहीं हो सकती इसके आगे। अब ये दूसरी वाली तरंग जब ही बनेगी जबकि यहां पर दोनों ओर सिरे हमारे बंद हों, जो वही लेके हम जो चल रहे हैं कि अप्रगामी तरंग हो, तो अप्रगामी तरंग होगी तो इस बिंदु का स्वतंत्र रूप से अब ये ऊपर नीचे होगा, इसका इससे कोई संबंध नहीं रहा।
ये अप्रगामी तरंगों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसकी एनर्जी एक सेगमेंट यानी एक तरंग दैर्ध्य के लिए ही एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है, लेकिन एक तरंग दैर्ध्य से दूसरे तरंग दैर्ध्य पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। अब इसके 4 गुण हैं, ये लिख लो, अच्छा लिख लो, मैं आपको बोल देता हूं, या लिख दूं आपको तो लिख भी सकते हैं। ये वाली बात दोबारा समझाएं। हमने अब इसको एक दूसरी जगह लेके देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस जगह को, अब केवल ये जगह ले लो। हमने जब वो पढ़ा था, जब दोलन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एक कण दूसरे कण को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता जा रहा है। वो अगर हम केवल ये वाली तरंग देखते तो बिल्कुल सही बैठता, अगर केवल एक y1 देखें तो यही हो रहा है। लेकिन जब y1 और y2 मिल गए तो हर पार्टिकल केवल अपनी जगह दोलन कर रहा है और दोलन काल उसका कम होता चला जा रहा है। जब दोलन काल उसका यहां पर इतना कम हो गया, यानी कि जैसे ही इसने पूरा किया अपना एक तरंग दैर्ध्य, तो अब इसके पास तो एनर्जी रही नहीं। अब इसकी एनर्जी केवल इस कारण से आ रही है कि इन दोनों का योग हो रहा है यहां पर, यानी कि ये तरंग इस दिशा में जा रही है और ये तरंग इस दिशा में जा रही है। जो इसका गणितीय योग है केवल उसके कारण ही इसका विस्थापन हो रहा है। ये इसका दोलन धीरे धीरे होते होते कितना कम होता जा रहा है, ये यहां पर इतना रह गया, यहां इतना रह गया और यहां पे बिल्कुल शून्य हो गया। अब इसके आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता ये वाला तरंग दैर्ध्य। अब है बेटा, हाँ आगे कैसे बनेगी? आगे इससे बनेगी क्योंकि ये इधर से जा रही थी इधर और ये इधर से मिल रही है, तो ये जो तरंग दैर्ध्य है वो किससे बनेगा? इन दो तरंगों के इस सेगमेंट में, यानी ये जो सेगमेंट है इस वाले हिस्से में इन दोनों तरंगों के गणितीय योग के कारण ही ये तरंग बन रही है यहां पर। इसलिए तो स्थिर तरंग है, अब केवल अपने ही स्थान पर दोलन कर रही है, हर बिंदु इसका अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। और किस दोलन कर रहा है? वहां पर तो क्या हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफर करता जाता था तो दोलन काल समान रहता था और उसका दोलन का जो आयाम था, अधिकतम आयाम, वो समान रहता था। अधिकतम आयाम तो कोई परिवर्तन करते नहीं थे। लेकिन यहां पर क्योंकि पार्टिकल केवल अपनी जगह पर ही दोलन कर रहा है, तो इसका जो एनर्जी ट्रांसफर है आयाम सीमित होने के कारण कम होता चला जा रहा है। क्योंकि आयाम सीमित हो गया ना, इसको करना ही नहीं, अब लंबा चलना ही नहीं है, इसको छोटा चलना है। इसके नीचे एक और सर्किल ले लीजिए, इसको तो अब आराम से चलना है बहुत ही। बिल्कुल नहीं, छोटा और बड़ा वृत्त तो आपको इस पार्टिकल का जो दोलन हो रहा है उसको समझने के लिए है, क्योंकि दो चीज साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए बेटा इसको हमेशा सर्किल को बनाना चाहिए। एक तो हो रहा है बिंदु का दोलन, और जब तरंग चल रही थी तब हमने कहा था, देखो ये देखो यहाँ पर अधिकतम तो रह रहा है, वहीं पर पार्टिकल वहीं पर है, लेकिन हमको ऊपर नीचे दिख रहा है जाता हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको बिल्कुल, अब इसको ध्यान से देखो, इसको एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक बार देख लो। अब ये दोनों हमने कस के अंदर पकड़ ली, ठीक है, ये पकड़ लिया पे, अब ये दोनों तरफ से फिक्स है। अगर हम इसके अंदर अगर हम तरंग बनाएंगे तो क्या हो रहा है, आप देखो, आप क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या होने की कोशिश हो रही है। जो पॉइंट ऊंचा जा रहा है वही हमेशा ऊंचा जाएगा। अब देखो आप चाहे कितना कर लो, जो पॉइंट ऊंचा जा रहा था वही जाएगा। सेंटर में देखो केवल वही पॉइंट जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया हमने, क्योंकि दोनों तरफ से इसको बंद कर रखा है। यानी कि जैसे हमने एक तरंग यहां बनाई तो ये यहां पहुंची और यहां से परावर्तित होकर इधर चली। तो जो हमको जो रिजल्टेंट दिख रहा है ना इस समय, ये देखो, एक बार बीच में आपको दिखेगा कि बीच में स्थिर हो, एक लाइन दिखेगी, देखो आप, एक बार ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार केवल सीधी लाइन दिख रही है। ध्यान से देखो, एक्चुअली में छोटी है ना, इसलिए आपको थोड़ा पीछे वालों को दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेव दिख रही है हमको, वेव की शेप दिख रही है, ये एक रिजल्टेंट वेव की शेप दिख रही है, केवल एक पार्टिकल के दोलन की नहीं है। ये इसके अंदर जो पार्टिकल दोलन कर रहा है वो, और एक इसके अंदर जो पार्टिकल दोलन कर रहा है वो, उन दोनों के रिजल्टेंट, यानी इन दोनों के गणितीय योग के कारण जो हमको वेव दिख रही है, ये इंडिपेंडेंट वेव नहीं है, ये इन दोनों के वेव के जोड़ से बनी हुई है। इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इसकी गति के कारण और इधर इसकी गति के कारण। लेकिन जैसे एक तरंग दैर्ध्य पूरा हो जाता है तो यहां पर शून्य हो जाती है, और जैसे यहां शून्य हुआ तो अब कहां से एनर्जी आएगी? ये इधर से गति चल रही थी, रिफ्लेक्शन होकर ये इधर, जहां जुड़े दोनों, जुड़ने का मतलब दोनों का आयाम जुड़ा, और आयाम जुड़ा इसका मतलब यहां तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे से जहां जुड़ रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे आगे चलते चले गए वहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि बिंदु अपने स्थान पर ही वहाँ पे दोलन कर रहा है केवल। तरंग रिजल्टेंट तरंग में, किसमें, जो रिजल्टेंट तरंग है उसमें, इसके अंदर अलग बात हो रही है, इसके अंदर अलग हो रही है, और जो रिजल्टेंट है वो गणितीय योग है। हम लोग ये जो देख रहे हैं, इसलिए मैंने कल वाला नहीं बनाया आज चित्र। अगर हम कल वाला चित्र बनाते तो आपको ये हर बार फिर कंफ्यूजन होता कि एक वेव क्यों जा रही है, उसके कारण ये जीरो हो रहा है। इसलिए मैंने आज सीधे इसको जीरो बनाया, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये रिजल्टेंट वेव्स हैं। ये पूरी जो हम बनाई है 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी रिजल्टेंट वेव्स हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेव हैं। ये इंडिपेंडेंट वेव अपने अपने पार्टिकल के दोलन के कारण बन रही है, तो उनका अधिकतम दोलन अपने को पता है। अगर हम केवल इस वेव को देखते तो क्या होता, अगर हम इसको देखते, ठीक है, तो अब हमें यहां दिखता है पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, फिर ये ऊपर जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाता जा रहा है, ये यहां पहुंचा, फिर ये नीचे यहां पहुंचा, और ये फिर पहुंचा यहां पर, और दिशा इसकी परिवर्तन थी, तो ये किधर चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। इसलिए जब वो खुद के हिस्से में चल रहा है, जब तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन जब रिजल्टेंट वेव आई तो जहां पर न्यूनतम विस्थापन आ गया वहां पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। अब इसका लिखो एक बार, ये 4 पॉइंट लिख लो, जो मैंने बोल तो चुका हूं चारों, लेकिन अभी भी लिख लो। ये अप्रगामी तरंगों के गुण कहलाते हैं। आयाम एनर्जी के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी, जब तक उस पार्टिकल ऊपर करेगा ही नहीं दोलन। आप किसको मान रहे हो आयाम? मुझे लगता है आपको सिर्फ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आयाम कौन सा है, क्या चीज, ये कण दोलन, इसका आयाम कहाँ है, ये रहा, ये आ रहा, इसका आयाम क्या है, इस वाले सर्किल को बना दो यहाँ पे, इसका आयाम ये है। अब जो दोनों तरंगों का जो आयाम है वो यहाँ पर है। हाँ, तो अब देखो, तुम जो बात तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हो रहा है, फिर दोबारा इसको देखो। अब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने इसको उठाया यहाँ पे, तो क्या हुआ, एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो गई इधर, एनर्जी किस कारण ट्रांसफर हुई, ये तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ से उठा क्यों ये सारा, ये बिना एनर्जी के तो उठ नहीं सकता। ये यहाँ पे हमने एनर्जी लगाई, लेकिन ये ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि बहुत कण पास पास हैं, एक दूसरे को साथ साथ ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचा, अब इसके बाद क्या होगा, अब कुछ नहीं हुआ ना इसके आगे। तो अगर इसके आगे यहाँ पर एक और तारियों खींच के अगर एक बच्चा खड़ा हो जाए, तो इसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, ये केवल इसी वाले हिस्से पे पड़ेगा। अगर ये तार इधर खड़े हुए होते हम लोग, तो उस पर नहीं आता इसका असर, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल अलग से 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। यानी कि एक तरंग, हमारी तरंग दैर्ध्य पूरा इसके अंदर पूरा हो गया। अब ये जो तरंग दैर्ध्य कब बनेगा, अगर यहाँ पे इसको ले लिया जाए, तो यहाँ पर जो पॉइंट था ऊंचा हुआ, वो उसके कारण बनेगा केवल। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। हर कण सबके अलग अलग सर्किल हुए, इन दोनों के अलग हुए, और इसको तरंग के रूप में इसको जो देखेंगे रिजल्टेंट तरंग, यानी कि हाँ, छोटा बड़ा सर्किल इसलिए होता है बेटा, हाँ ये बिल्कुल। चलो अब समझ में आया ना आपको, स्पष्ट क्या चीज जानना चाहते हो, यहीं देख लो इसको, इस जगह देख लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर केवल ये तरंग होती, अगर केवल ये तरंग होती, तो स्थिति क्या होती, जिस प्रकार की प्रगामी तरंग है, तो प्रगामी तरंग थी, चल रही है अपना आराम से, ये भी एक प्रगामी तरंग है जो इस दिशा में चल रही है। लेकिन जब दोनों का योग हो गया, तो अब हर पार्टिकल केवल अपने स्थान पर, किस पर, कौन सी वाली पे, जो रिजल्टेंट तरंग है, रिजल्टेंट तरंग पर हर पॉइंट का आयाम अलग होता रहा। क्यों हुआ, यहां देखो चित्र में, ये पॉइंट कहां गया, यहां था। अब इसको ग्रीन कलर को देखना केवल, या इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ बना ही रखा है अपन ने। ये पॉइंट यहाँ था, ये कहाँ गया, यहाँ, यानी कि अब जो इसका अधिकतम आयाम होगा वो यहीं होगा। दूसरा पॉइंट आप देखना यहीं आएगा, इतनी ऊंचाई पर ही आएगा ऊपर। ये 0 पे आया, अभी कितने ऊंचाई पे आया, इतने पर, यानी कि ये वही ऊंचाई है जो कि यहाँ पर आएगी। ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब हुआ ये जो पार्टिकल है, ये वाला,
वो केवल इतने ही हिस्से में दोलन कर पा रहा है, वो केवल इतने ही बनेगा, केवल इतने में दोलन कर पा रहा है। ये वाला पार्टिकल इस वाले हिस्से में दोलन कर पा रहा है, इसलिए इसका बड़ा सर्किल बन रहा है, और अंदर वाला छोटे में कर पा रहा है, इसलिए इसका छोटा सर्किल बन रहा है, इसलिए उसकी गति कम होगी। अगर ये प्रगामी तरंग होती, यही दोनों में अंतर है दोनों तरंगों के अंदर, अगर ये प्रगामी तरंग होती तब वो एक एक एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती, और जब यहां पहुंचता तो भी यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती उसके आगे और अपने आप बन जाता। लेकिन यहां पर वो स्थिर हो गई है, यहां पे तरंग स्थिर हो गई है, पूरी तरंग चलनी भी नहीं कहीं दिख रही है हमको, अपनी ही जगह ये सारी पार्टिकल हर जगह, ये देखो ये पार्टिकल ये अपने स्थान पे दिख रहा है, ये अपने स्थान पर ही दोलन कर रहा है, इसलिए इसका जो आयाम है वो कम हो गया, इसका आयाम ज्यादा हो गया, और इस आयाम कम और ज्यादा होने से ही उसको एनर्जी कम और ज्यादा की आवश्यकता है, केवल इसलिए क्योंकि ये स्थिर है, क्योंकि ये वाली तरंग जो रिजल्टेंट जो तरंग है वो नहीं चल रही है, वो केवल उसमें पार्टिकल, रिजल्टेंट तरंग के जो पार्टिकल हैं वो एक जगह दोलन कर रहे हैं, दिख रहे हैं दोलन करते हुए। एक्चुअल में दोलन तो अलग अलग यहां पर हो रहा है, लेकिन जब हमने दोनों तरंगों को जोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, जबकि एक तरंग इस दिशा में जा रही है और एक तरंग इस दिशा में जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में तरंगे जा रही हैं। क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, तब तो बहुत सरल है, अगर दोनों ही तरंगे एक ही दिशा में जा रही हो फिर तो बहुत ही सरल है, आयाम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, वो तो फिर तो बिल्कुल सरल है चीज। ये बात समझ में आई सबको? तो हमने ये सीख लिया। अब ये 3 बिंदु हैं, लिख लो फटाफट, क्यों मैं लिखूंगा टाइम लग जाएगा। अप्रगामी तरंगों के गुण 4 होते हैं। माध्यम के सभी बिंदु समान दोलन काल से सरल आवर्त गति करते हैं, ठीक है, ओमेगा समान रहता है। माध्यम के सभी बिंदु समान दोलन काल में सरल आवर्त गति करते हैं, अर्थात ओमेगा समान रहा। दूसरा गुण होता, बोलूं दूसरा, प्रत्येक बिंदु पर अवयवों का आयाम अलग अलग होता है। अपन देखा ना, सबका आयाम अलग अलग था अभी हर बिंदु पर, ये 3-4 बार डिस्कस किया हम लोगों ने। प्रत्येक बिंदु पर अवयवों का आयाम अलग अलग होता है। तीसरा, सभी अवयव यानी कण, सभी अवयव जब मीन पोजीशन से गुजरते हैं, सभी अवयव जब मीन मतलब माध्यम स्थान क्या कहते हैं, दूरी क्या है, पोजीशन क्या है, माध्यम स्थिति, सभी अवयव जब माध्य स्थिति से गुजरते हैं तो उनकी गति अधिकतम होती है। सभी अवयव जब माध्य स्थिति से गुजरते हैं तो उनकी गति अधिकतम होती है। और चौथा होता है, चूंकि दोलन काल समान होता है, अतः निस्पंद के पास गति कम होगी व प्रस्पंद के पास गति अधिक होगी, ताकि प्रस्पंद के पास गति अधिक होगी ताकि सभी अवयव समान समय में दोलन पूर्ण कर सकें। सभी अवयव समान समय में दोलन पूर्ण कर सकें। यह भी देखा था अपने छोटे सर्किल और बड़े सर्किल बनाकर। ये इसके अप्रगामी तरंगों के गुण होते हैं। अब ये अप्रगामी तरंगों के बाद हम लोग जो हम सीखेंगे कि इसके अंदर आपने ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, उसके अंदर क्या हुआ पूरे इसके अंदर। अब अगर 2 स्थिर बिंदुओं पर रखा है किसी धागे को, अब बीच में से उसको दबा दिया तो क्या होगा, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे।